अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में पहुंच गई है और 5 साल या 6 साल कह लीजिए उसकी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद पहली मरतबा बिहार असम्बली में किशनगंज से एक एमएलए पहुंच गए हैं। हमारे साथ आज बिहार एमआईएम के सदर अख्तरुल इमान साहब भी मौजूद हैं और जिन्होंने फ़तह का झंडा वहां लहराया है जनाब कमरुल हुदा साहब, वो भी मौजूद हैं। बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने जीत हासिल की। चलिए मुबारक आप सबको भी। अख्तरुल इमान भाई, आपको भी बहुत मुबारकबाद कि आपने अपनी मेहनत और जिद्दोजहद में कामयाबी हासिल कर ली है। एमआईएम का अगला मिशन बिहार में क्या होगा? एमआईएम का कोई नया मिशन नहीं है। जो एमआईएम का मिशन शुरू दिन से वहाँ है, रोज़े अव्वली से वही मिशन है और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हमारी और तेज हुई है। क्या आपको लगता है कि जो सेकुलर पार्टी है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है बिहार में, चूँकि आपका जो वोट बैंक है, जब वोट हासिल करेंगे जो कांग्रेस का या बिहार में जनता दल यूनाइटेड का है, लालू प्रसाद की जो पार्टी आरजेडी उसका है, तो उसको कहाँ तक हासिल करने में अब कामयाब होते दिख रहे हैं? देखिए, चूँकि हमने वहाँ पर हकीकत पसंदाना सियासत का आगाज़ किया है और सीमांचल के साथ और बिहार के मुख्तलिफ तबक़ात के साथ जो हुकूमतों ने नाइंसाफ़ी की है, उनको उनका वोट लिया, उनको महरूम रखा है, हम उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब तक का जो खेल हुआ, 2 खेल हुआ। एक तो ये हुआ कि बीजेपी और आरएससी की ज़ैली तंजीमों ने वहाँ फ़िरक़ा परस्ती को हवा देकर वोट किया और जो सेकुलर ताकतें हैं, सो कॉल्ड सेकुलर ताकतें हैं, इन लोगों ने फ़िरक़ा परस्तों की आवाज़ के बिलमुकाबिल मौका परस्ती से फ़ायदा उठाया। तो हम फ़िरक़ा परस्तों के खिलाफ भी हैं और मौका परस्तों के भी खिलाफ हैं। फ़िरक़ा परस्तों ने अक़लियतों को निशाना बनाया और मौका परस्तों ने अक़लियतों की हिफाजत की बात करी, लेकिन अक़लियतों को उनके हुकूक से महरूम रखा। यही वजह है कि वहाँ पर अब हमारी आवाज़ घर घर तक पहुँचने लगी है। नौजवानों ने बेड़ा उठाया और हमारे पैगाम को अपने बुजुर्गों तक भी पहुँचाया है। यही वजह है कि दिन ब दिन अवामी मकबूलियत में हमारी पार्टी का इजाफा होता जा रहा है। आप देखेंगे कि 2015 में जब हमने असम्बली के इलेक्शन 6 सीटों पर लड़ा था तो महज हम लोगों ने 85,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन जब मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ा तो तकरीबन 2,95,000 वोट हासिल किए। और जिस जगह पे, जिस असम्बली हल्के में जहाँ 2015 में मुझे 15,000 वोट आए थे, वहाँ मेरे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 41,000 वोट आए और 4 महीने की मुद्दत नहीं गुजरी थी कि 71,000 वोट आए। तो दरअसल ये है कि हम जो अपना मेरे जो अगराज़ व मकासिद हैं, मेरा जो पॉलिटिकल एजेंडा है, दरअसल वो ये है कि हम इक़्तिदार की आला कुर्सी के हुसूल के लिए नहीं लड़ रहे हैं। न वज़ीर आला की कुर्सी पर हमारी नज़र है, न कोई मुजरिमाना ख्वाब हम वज़ीर आज़म के बनने का देख रहे हैं, बल्कि हम कोई हमाकत वज़ीर बनने की भी नहीं सोच रहे हैं। दरअसल जो हमारी बुनियादी लड़ाई है, मैदान सियासत को शोहरत, इज़्ज़त और दौलत का हिस्सा हमने नहीं समझा। मैदान सियासत को हमने खिदमत का मैदान बनाया है। यही वजह है कि वहाँ के आवाम की हकीकी खिदमत, वहाँ के गुरबा के बच्चों की तालीम, वहाँ के मजदूर और किसानों के बीमारों की सेहत, वहाँ के सड़कों की तामीर, नदियों पर पुल, नौजवानों के रोज़गार, ये हमारी बुनियादी मसाइल हैं। किसानों के मसाइल हमारे मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त नीतीश कुमार की 15 साल सरकार है। उससे पहले की भी सरकारों का हिसाब लीजिए तो ये देखेंगे कि बिहार में जितनी रकम बिहार के अतराफ के ज़िलों में खर्च की जाती है, उसका असील भी उस इलाके में खर्च नहीं किया जाता है। आज़ादी के वक्त सीमांचल की वो पट्टी सबसे खुशहाल पट्टी थी, लेकिन आज वो इलाका सबसे गरीब और जब इस सीमांचल पे बात करेंगे, दरअसल एक सवाल सीमांचल के साथ साथ, मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूँ सीमांचल के साथ साथ बिहार के दूसरे जो ज़ात और बिरादरियाँ हैं, उनके साथ इसे नाइंसाफ़ी की है। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि उनको इंसाफ पहुँचाओ और हम जो इस वक्त सियासत कर रहे हैं हुसूल इक़्तिदार की भी नहीं और न इन मौका परस्तों के साथ है, हुसूल इंसाफ के लिए, हुसूल तरक्की के लिए। और हमारा नारा है कि वोट की कीमत अगर सबकी बराबर है तो इस मुल्क के वसाइल में भी सबका हिस्सा बराबर का होना चाहिए। कमरुल हुदा साहब, आप बिहार में एक आइकन, एक नमूना है एमआईएम के लिए। वैसे सब हैदराबाद में है कि सदर है, जिम्मेदार है, लेकिन पहली जीत आपने हासिल की है तो आपकी हर चीज़ पे लोगों की नज़र होगी कि किरदार के एतबार से कैसे हैं, कैसे आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्या ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, लोगों से कैसे मिलजुल रहे हैं। तो आप किस तरह, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो किस तरह पार्टी को आप आगे बढ़ाएंगे, कैसा किरदार अदा करेंगे? देखिए, सीमांचल की जो बेबसी है, लाचारी है, सीमांचल में अब तक विकास का किरण नहीं फूटा। देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन सीमांचल आज़ाद नहीं हुआ। विकास के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या तालीम के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में पिछड़ा रहा सीमांचल।
अब लोगों ने एक एतमाद जगा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रति लोगों का एतमाद जगा है। पहले तो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बोल रहे थे कि ये बीजेपी का जो वोट कटवा है, लेकिन ये किशनगंज विधानसभा के जनता ने, किशनगंज विधानसभा के वोटरों ने ये साबित करके दिखा दिया कि वोट कटवा बीजेपी नहीं बल्कि वो सेकुलर पार्टी है जो अपने आप को दावा करता है कि हम सेकुलर पार्टी हैं। उसको ये साबित करके दिखा दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही विकास करा सकती है। विकास का जहाँ तक मामला है उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अभी हमारे बिहार के सदर ने कहा कि हमें कोई वजारत बनने की भी ख्वाब नहीं देख रहे हैं, हम कोई मंत्री बनने का भी ख्वाब नहीं देख रहे हैं। हमारा लड़ाई है विकास के मामले में। विकास के मामले में जो भी लड़ाई है उस लड़ाई को हम लड़ाई के तरह से लड़ेंगे। हम अपना हक मांगेंगे। हक अगर नहीं मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि उस हक को छीनने का भी कोशिश करेंगे। हक या विकास के काम हक सरकार देगी, विकास के काम सरकार करे। आप तनहा है ज्यादा बोल सकते हैं, तो अब कैसे इतना यकीन है कि विकास हो जाएगा आपके एक आदमी के पहुंच जाने की वजह से असेंबली में? बिल्कुल विकास होगा। हम आवाज तो बुलंद कर ही सकते हैं। आवाज बुलंद पर अगर विकास सरकार नहीं करेगी तो फिर उसके लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक। ये बताइए, आप भी तवज्जो दीजिए अख्तर भाई, कि जो विधानसभा जो जिमनी इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, और जो चुनाव होता है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। 2019 से पहले जितने जगहों पर चुनाव हुए थे वहाँ कांग्रेस जीत रही थी, और 2019 का जो आम इलेक्शन है उसका रिजल्ट आया तो कांग्रेस बिल्कुल नक्शे से मिट गई, बीजेपी बहुत बड़ी तादाद में जीत गई। तो क्या ऐसा नहीं कि इसका लोगों का ये मिजाज बना हो किशनगंज में कि अभी तो सरकार नहीं बनने जा रही है, सरकार बनने और गिरने का मसला नहीं, एक सीट है तो चलो MIM को जिता दो, इनकी भी मेहनत रंग ले आएगी, और फिर जब अहम इलेक्शन होगा 2020 का विधानसभा का, तो उसमें सरकार बनाना है तो फिर MIM को नजरअंदाज करना है। देखिए, लोगों के मिजाज में बदलाव आया है। लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब देश के अंदर दो ही रहेगा, एक अवैसी रहेंगे और एक नरेंद्र मोदी रहेगा। अवैसी और नरेंद्र मोदी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे लीडर हैं जो देश में आवाज़ दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अवैसी जो है मतलब मुसलमानों के लीडर हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ और ये किशनगंज से साबित करके दिखाऊंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दलितों के, अकलियतों के, पिछड़ों के सबों के नेता हैं और सबकी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए लोगों में एक विश्वास जगा है। कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी बहुत बूढ़ी थी, 80 साल से ऊपर की थी, तो लोगों ने इस वजह से उसको नजरअंदाज कर दिया। जो लड़ाई थी आप में और बीजेपी में थी। देखिए, कांग्रेस की बूढ़ी कहने से नहीं होगा। ये लोग जो वहाँ पर राजनीति कर रहे थे, अब तक जो राजनीति किए, विरासत का राजनीति किए, ये लोग उस सीट को अपना विरासत समझते हैं। किशनगंज और सीमांचल के सभी सीटों को ये लोग अपना विरासत समझते हैं, विरासत की राजनीति करते हैं। एक तरफ तो वो सांप्रदायिक ताकत, फिरका परस्त ताकत था, और दूसरी तरफ वो परिवारवाद था। इन परिवारवाद को भी शिकस्त दिया वहाँ के जनता ने और सांप्रदायिक ताकत को भी शिकस्त दिया। और ये लोग जो राजनीति कर रहे थे, इन लोगों का काम क्या था कि वोट लेने के बाद पटना में या दिल्ली में जाकर के सो जाना है और कोई विकास की बात नहीं करना है। 5 साल के बाद फिर जनता के पास जाना है और वो डर दिखाना है कि हमें वोट दो नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा, फिरका परस्त ताकत जीत जाएगा। लोग एक मुश्त होकर के उनको वोट, डर खत्म हुआ है। ये डर खत्म हो गया है। अब लोग ये समझ गए हैं कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, जो डर था वो अब डर हो गया। लोग ये सोचते हैं कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं देंगे तो फिरका परस्त ताकत जीत जाएगी। अख्तर भाई, अब सीमांचल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या मतलब बिहार में मजलिस सिर्फ सीमांचल तक महदूद रहेगी या अब आगे भी बढ़ेंगे? जो बिहार का मिथिलांचल है, पूर्वांचल है, दूसरे इलाके हैं। नहीं, चूँकि जो इलाका ज़्यादा महरूम रहा है, हमारी लड़ाई का आगाज़ वहाँ से हुआ है और अब हमने ये फैसला कर लिया है कि सीमांचल की इन सरहदों से निकलकर हम पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। और उसकी वजह से हमने लगभग 13-14 जिले में अपनी तंजीमी साख खड़ी कर ली है। बाकी जिले में हमारा काम तो अभी तक आप फिर सीमांचल की बात क्यों कर रहे हैं? सीमांचल पूरा बिहार ही पिछड़ा हुआ है, पूरा बिहार पसमानदा है। मैं कहूँ सीमांचल, देखिए, मैं अगर इस अंगूठे का आवाज लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये उंगलियां हमारी नहीं है। मैं इसलिए कहूँ ये जख्मी ज्यादा है ना। उस पर हमारे माजी के तजुर्बात रहे हैं और माजी के एहसासात रहे हैं, हमारी शवाहिद हमारे पास हैं। और मैंने जब बिहार के दूसरे मकामात का दौरा किया तो मैंने वहाँ भी देखा कि सीमांचल की जो बदहाली है, और भी इलाके बदहाल है, हमारे मधेपुरा के कुछ हिस्से हैं इस तरह से, भागलपुर की कुछ पट्टियाँ ऐसी हैं। और मैं बिलखुसूस जब मैं देखा तो चुन कर जहाँ दलित और अकलियत के लोग हैं वहाँ इन लोगों ने पूरे बिहार में नाइंसाफी कर रखी है। यही वजह से उस लड़ाई का आगाज
आदमी सफर मीलों दूर का करे, लेकिन सफर का आगाज तो एक कदम से अच्छा, आप लोग करता है। दलितों हमने के सफर का वहां से आगाज किया है और हम बढ़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते हुए बिहार की तरफ। अख्तर भाई, आप लोग दलितों के साथ बार बार बात करते हैं, नहीं दलितों के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ने की या दलितों के हुकूक की लड़ाई लड़ने की। महाराष्ट्र में दलितों के साथ जो आपका अलायंस था उसका नतीजा कामयाब नहीं रहा और टूट गया इन वक्त पर आपका अलायंस, तो क्या मुमकिन है कि बिहार में कहीं और ये मुहिम कामयाब हो पाएगी? देखिए, हम दलितों की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे कुछ अगराज और कुछ मुफाद छुपे हुए हैं। दरअसल हम हर मजलूम की आवाज़ बनना चाहते हैं, चाहे वो जिस जात की हो, जिस बिरादरी की हो। दलित तबके के कुछ सियासतदान हैं, उसको समझ में नहीं ये बात आ पा रही है कि उनकी लड़ाई हकीकी और उनके मसाइल का हकीकी हल क्या हो सकता है और उनकी लड़ाई का क्या तरीक़ाकार हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं, शुरू दिन से हमारी ये कोशिश रही है कि हम दलितों को, महरूमों को, मजलूमों को, वंचितों को, हम उनकी आवाज़ बने। हम आवाज़ बन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक तबका हमारे साथ आ भी रहा है। देखिए, हुआ यह है कि पिछले दिनों से, एक लंबे अरसे से लोगों के दरमियान में मजहबी जुनून, जात बिरादरी की तफरीक, इलाके के तई तनाफुर, इतनी सारी जहरीली खेती कर दी गई है, इतने सारे कांटे की खेती कर दी गई है कि वहाँ नए सिरे से काम करना एक मुश्किल काम है हिंदुस्तान में। तो लेकिन हम उन मुश्किलात का हल करते हुए, महाराष्ट्र में अलायंस कैसे टूट गया वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तरफ से तो पूरी पेशरफ थी। अब लोगों को, वहाँ के हमारे दलित भाइयों को ऐसा महसूस हुआ कि हम MIM के बगैर भी हम शायद बेहतरीन जीत हासिल कर सकते। नहीं, क्या ऐसा लग रहा है कि उन पर किसी का प्रेशर था ऊपर से ऐसा करो या क्या था? जो मनवादी व्यवस्थाएं हैं जो दलितों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती हैं, तो उनके दरमियान वो फूट पैदा कर देती हैं, या जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं से सौदागरी का फन अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं से दलितों के, अक़लियतों के महरूम तबकात की बेदारी उनके यहाँ जब भी आती है तो उनको नशे की गोली देकर सुलाने की आदत या सरमायादारों की पुरानी आदत रही है। मुमकिन है कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन अब की बार ठोकर खाए हैं वो भी, नुकसान हमारा भी हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आइंदा इससे सबक लेकर के हमारी मजबूत गठबंधन होगा। आपके MLA साहब ने भी एक जुमला कहा कि हिंदुस्तान में अब दो ही लीडर हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक असदुद्दीन ओवैसी, ही दोनों रहेंगे। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं और ओवैसी साहब मुसलमान की बात करते हैं। मतलब तो हिंदुस्तान में क्या सेकुलरिज्म की जगह ये मजहब की सियासत अब चलेगी? नहीं, आप उनके कौल का दूसरा मफहूम ले रहे हैं। दरअसल उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हिंदुत्व के मुकाबले में हम मुस्लिम अक़लियत के हिसाब से हम बात कर रहे हैं और मुस्लिम लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं। हमारे लीडर का कहीं से भी मामला मुसलमानों का नहीं है, चूँकि मुस्लिम जो मसाइल हैं, चूँकि अदालत में मुसलमानों की तादाद कम है, सहाफ़त में कम है, एडमिनिस्ट्रेशन में कम है, ऐवानों में कम है, तो इसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। तो इनके मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनकी आवाज़ वो ज़्यादा उठाते हैं। इसका कहीं से मतलब नहीं कि मुखालिफ मुसलमानों की पार्टी है, बल्कि हमने ये कहा है और हमारे उनके कहने का मफहूम यही है कि एक तरफ तो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, दूसरी तरफ ये मौका परस्त हैं। ये मौका हासिल करके सिर्फ इक़्तिदार हासिल करते हैं, वो किसी की बात नहीं करते। और अवैसी साहब इस वक्त मौका परस्ती से अलग हटकर सही माने में सेकुलरिज्म की हिफाजत, बल्कि मैं कहूँ कि इस मुल्क के दस्तूर को बनाने में अगर बड़ा लीडर कोई रहा तो दलित समाज का भीमराव अम्बेडकर रहा। तो आज उस आइन की हिफाजत के लिए अगर सबसे बड़ी कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और जाहिर है कि ये सबके लिए ज़रूरी है। इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत जितनी ज़रूरी है, उसी तरह से इस मुल्क के दस्तूर और आइन की हिफाजत भी ज़रूरी है। तो जब हम आइन के मुहाफिज बनकर खड़े हुए हैं तो उससे कहा हिंदू मुसलमान का मसला आ जाता है। लेकिन हाँ, मजलूम तबके को आप जहाँ भी जाए, आप हमारे लीडर अभी झारखंड आए, उनको देख लीजिए, हमारे लीडर महाराष्ट्र आ जाते हैं, देख लीजिए, जितने उसमें मुस्लिम अक़लियत के लोग होते हैं उससे कहीं ज़्यादा दलित होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हकीकी मानों में ये आदमी हमारे दर्द की बात करता है। हमारे इज्तिमात में उनकी शिरकत इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं से दलितों और महरूम तबकात के दरमियान में हमारे एतमाद में इजाफा होता जा रहा है। ये हमारी पेशरफ्त है, हमारी पेशरफ्त है। कमरुल हुदा साहब, जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था तो मैं किशनगंज गया था, कई मरतबा गया था, तो ये देखने में आया था कि नौजवानों का झुकाव तो बहुत ज़्यादा था MIM की तरफ, लेकिन जो ज़ईफ़ लोग थे या बूढ़े थे वो कांग्रेस की तरफ थे। और ऐसा था कि एक घर में बेटा MIM को वोट कर रहा है और बाप कांग्रेस को वोट कर रहा है। तो आप की जो इस मरतबा जीत हुई, तो इसमें क्या आप बाप का वोट हासिल करने में कामयाब रहे या सिर्फ नौजवानों ने आपको वोट दे करके जिताया? भरम लोगों का टूट गया। जो अपने आप को कहते थे कि हम खानदानी कांग्रेस हैं, जो बूढ़े लोग थे, ज़ईफ़ लोग थे, बूढ़े नौजवान खास करके महिलाएं, सारे लोगों ने मुझे वोट दिया। वो जो भरम था एक, वो भरम टूट गया है। अब सारे लोगों का झुकाव MIM की तरफ है। नाज़रीन को हम यहाँ पर एक चीज़ बता दें वाज़े करके कि कमरुल हुदा साहब ने जिस सीट से जीत हासिल की है वो एक किशनगंज विधानसभा सीट, और वहाँ से अभी जो किशनगंज के मौजूदा MP है जावेद साहब, पहले वो वहाँ के विधायक हुआ करते थे, वो MP बन गए तो वो जगह खाली हुई थी। तो एक तरह से कांग्रेस का उसको गढ़ भी कह सकते हैं, या कांग्रेस की सीट थी और MP थे। तो उस जगह पर कमरुल हुदा साहब ने और उनकी वालदा को
शिकस्त दिया है, तो एक बड़ी जीत इनकी मान सकते हैं। अख्तरुल ईमान साहब से बात करते हैं ज़रा कि बिहार के इलेक्शन को लेकर के, चूँकि बिहार के इलेक्शन अब दूर नहीं रह गया है, तो आपकी क्या प्लानिंग है? पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या सिर्फ इस मरतबा सीमांचल तक महदूद रहेंगे? देखिए, मामला ये है कि कुदरत का एक निज़ाम है कि फ़िरौन ने फरमान जारी किया था कि किसी के घर में बेटा पैदा हो तो ज़िंदा मत रहने दो, लेकिन हज़रत मूसा की परवरिश को नहीं रोक पाया फ़िरौन। ठीक उसी तरह से बिहार के जितने भी फ़िरौन हैं वो नहीं चाहते थे कि कहीं से MIM जीते। उन तमाम तर फ़िरौन के लिए हम मूसा बनकर वहाँ खड़े हो गए हैं। और अब सिर्फ सीमांचल नहीं, सीमांचल से निकलकर हमारे लोगों का हौसला टूटा है। हमारे जो बुजुर्ग थे, जैसा कि हमारे MLA साहब ने भी कहा, हमारे बुजुर्ग जो कल तक अपने आप को ख़ानदानी कांग्रेसी कहते थे, तो हम लोगों ने कहा कि आगोश में बच्चा नहीं था तो पड़ोसन के बच्चे आपके आगोश में थे। अब तो आपके आगोश में बच्चा है, चांद से ज़्यादा खूबसूरत है, अब इनको गोद लो। तो उनको अब ये हौसला हुआ है कि नहीं, वाकईतन हमारे दर्द की जो बात करेगा लीडर हमारा वो बनेगा। ये पड़ोसन के बच्चे अब हमारे तो कितनी सीटें अपनी नस्ल जो है हमारी, जो हमारी क़यादत करेगा, जो हमारी बात करेगा। लोग समझने लगे आज इस मरतबे कोई इफ बट नहीं था, कोई लेकिन अगर मगर नहीं था। उन लोगों ने, बूढ़े लोगों ने कहा कि बेटा दरअसल हम लोग ख़ानदानी कांग्रेसी नहीं थे, मजबूरी में कांग्रेसी थे, क्योंकि हमारे पास कोई बदल नहीं था। आज हमारे पास बेहतरीन बदल है, तो इसलिए हमारी सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि हमारी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। तो कितने सीटों पर आप उम्मीदवार उतारेंगे बिहार में? हम पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। हम अपनी तंजीमी साख खड़ी कर रहे हैं, हम इम्कानात तलाश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैंने कोशिश ये भी है कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उनका एक समूह बने, और इस वक्त फ़िरका परस्तों को भी इससे भी हिसाब लेना है और मौका परस्तों को भी सबक सिखाना है। आने वाली नस्लों और बिहार की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड पार्टियां, जो लोग समाजी इंसाफ और बराबरी की बात करते हों और फ़िरका परस्ती से ऊपर उठ करके हकीकत पसंदी से मुल्क की तामीर और तरक्की चाहते हों, जो लोग ईमानदाराना जो कौमियत का परचम बुलंद करना चाहते हों, ऐसे लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो पूरे बिहार में तैयारी, बिहार में कांग्रेस है और RJD है, पहले से हावी सेकुलर पार्टियों में आती है, तो उनके साथ आप अलायंस की कोशिश करेंगे? क्या होगा? इतनी माजूर हो गई है बेचारी, है ना, तो लेके तो चलना पड़ेगा आपको। किसी के सहारे के बगैर चलने के लायक है नहीं, है ना। वो 4 सीट पर आ गई थी, वो तो कम से कम रागिब का कंधा मिला उनको, तो 26 सीट चल गए हैं। वो बगैर सहारे की विकलांग हो गई वो पार्टी, उसके बारे में बात ही मत कीजिए। और अभी देखा उसका हश्र आपने कि उनके लोग जो MLA थे वो छड़प पर भाग गए, है ना, जाकर के BJP से लड़ गए। आपने देखा कर्नाटका में उनके जीते हुए लोग उनके दूसरी तरफ चले गए। यूपी जो उनका गढ़ था कभी, हिमवती नंदन बहुगुणा बड़े लीडर थे कांग्रेस के, उनके खानदान के लोग, विजय बहुगुणा जो चीफ मिनिस्टर रहे उत्तराखंड में, रीता बहुगुणा जो कांग्रेस की बड़ी नेत्री रही, सब लोग चले गए हैं BJP में। इनका कोई हर्ष ठिकाना नहीं है। वो जो BJP और कांग्रेस है, ये पहले हम लोग समझते थे कि खालाजात बहनें हैं, खालाजात नहीं बल्कि सगी बहनें हैं, है ना। ये एक सिक्के का दो रुख है। और एक साहब ने बड़ी अच्छी बात, तो कांग्रेस को अलग कर, दलित लीडर ने अकलियत के हवाले से बड़ी अच्छी बात कही कि भाई BJP में और कांग्रेस में यही फ़र्क है कि BJP झटके से काटती है अकलियतों को और कांग्रेस हलाल करती है। तो मतलब आप कांग्रेस को अलग करके रख रहे हैं बिहार में? तो लालू प्रसाद की पार्टी तो ऑप्शन है RJD। हमारा मंसूर है कि फ़िरका परस्ती से ऊपर उठकर मुसावियाना तौर पर बिहार के तमाम तर इलाकों के साथ इंसाफ किया जाए। जिन इलाकों के साथ ज़्यादा गुर्बत है, जो ज़्यादा पसमानदा है, उन इलाकों नहीं, RJD वाला के साथ अलायंस चुके हमारा एक मंसूर, कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत हमारा जो मंसूर होगा, उस पर अगर कोई पार्टी हाँ करती है और उसका पुराना क्रेडेंशियल जो है उसके मुताबिक होगा। इधर माझी वाला चूंकि उस अलायंस से अलग हो गए, उन्होंने आपको मुबारकबाद भी दी है जीत पर, तो उनकी जो पार्टी है उसके साथ। अभी माझी जी दलित के बड़े लीडर हैं, दरअसल उनको लगा कि MIM खड़ी हुई है तो यकीनन है कि दलितों को उसको साथ देना चाहिए। उन्होंने बढ़कर हमें मुबारकबाद दिया, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उनके साथ तो अलायंस तय है, इसका मतलब आपका? देखिए, अब सवाल ये पैदा हो कि दिल की बात तो उन्होंने कह दी है, आगे तो अलायंस के लिए तो बहुत सारे मशरूत तौर पर अलायंस होते। तो RJD वाला के साथ अलायंस की कोशिश क्यों नहीं आगे बढ़ के कर रहे हैं? लाइक माइंडेड लोग, अगर कोई पार्टियां माजी की अपने तगाफुल से हटकर काम करेंगी, मुस्तकबिल के लिए अगर बेहतर मनसूबा साजी में अमल करेंगी, तो इंशाल्लाह उससे बात हो सकती है। वक्त बताएगा उसके लिए। लेकिन हमारी तैयारी पूरे बिहार में है। हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, हम आवाम को हकीकी तौर पर सियासी एतबार से बेदार भी करने आए हैं। हम उन्हें होशियार करने आए हैं कि जो आपके वोट लेते हैं वो सिर्फ आपके सरदार नहीं हैं, वो आपके खादिम भी हैं। उनसे हिसाब भी लो कि वो वोट देकर वो वजीर बना और उसने हमें क्या दिया और क्या हमने खोया, क्या पाया, ये हम हिसाब करने जा रहे हैं। नाज़रीन, तो ये थे अख्तरुल ईमान साहब और ये नौ मुंतखब MLA कमरुल हुदा साहब, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और बिहार के बारे में अपने अज़ाइम से आगाह किया। अख्तरुल ईमान साहब बिहार में MIM को ज़िंदा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और 5 साल की मेहनत के बाद खुद हार गए, लेकिन अपनी पार्टी को ज़िंदा करने में, फतह दिलाने में कामयाब रहे। और अगर मेहनत जारी रही, आवाम का एतमाद बरकरार रहा, तो उम्मीद है कि 2024 में अख्तरुल ईमान साहब भी पार्लियामेंट पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद अयान। इस सिलसिले में आपकी अगर कोई राय है, कोई कमेंट्स है, तो हमें ज़रूर बताइए।
आइए, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।